सभी को मेरा नमस्कार। एंड्रॉयड के इस फर्स्ट यूनिट को मैं समझाने से पहले आप ये समझिए कि एंड्रॉयड समझने से पहले आपको जावा आनी जरूरी है। एंड्रॉयड एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट में रिसोर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको मेरे सेकंड वीडियो में बना चुका हूँ। अब आप समझिए कि टॉपिक क्या क्या दे रखे हैं और हमें उसको कैसे कवर करने हैं। जैसे मेरे पिछले वीडियो में भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे जरूरी टॉपिक था एंड्रॉयड का लाइफ साइकिल, वो एकदम कंफर्म टॉपिक होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग डिस्कस करके लास्ट में बताएंगे। तो सबसे पहली बात कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। एक्सेप्शन को समझने से पहले आप ये समझिए कि सबसे पहले एरर क्या होती है। आप कहेंगे कि एरर्स दो प्रकार की होती है, कंपाइल टाइम होती है, एक रन टाइम होती है। कंपाइल टाइम एरर का मतलब वो एरर जो कंपाइल करते वक्त ही आपके आ जाती है। वो आपको पहले ही बता देता है यार सेमीकोलन आपने नहीं लगाया है, कर्ली ब्रेसेस आपने नहीं लगाया है, वेरिएबल आपने डिक्लेयर नहीं कर रखे हैं। ये सब चीजें कंपाइल टाइम एरर है। मतलब कंपाइल टाइम एरर का मतलब जैसे कि जावा के अंदर जो डॉट क्लास फाइल होती है कंपाइल होने के बाद जो बनती है वो नहीं बन पाई। तो ये बेसिक सी बात है, उसको बोलते हैं हम लोग कंपाइल टाइम एरर। एक होती है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर का मतलब यही होता है कि जब हम किसी भी प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं तब हमें पता लगता है कि यार ये जो वेरिएबल है ये अगर हम लोग चाहते हैं तो हम इसको डिक्लेयर डेटा टाइप इसका सही डिक्लेयर कर सकते थे, एरे का साइज हमारा कम पड़ गया है, ये हमें रन टाइम में पता लगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं रन टाइम एरर कहते हैं। तो एक तरह से आप ये समझिए कि रन टाइम एरर ही आपकी एक्सेप्शन कहलाती है। अब आप समझिए कि एक्सेप्शन का फायदा क्या रहता है, क्या कारण होता है। मैं एक बेसिक सा जावा का आपको प्रोग्राम बताता हूँ, क्लास एबीसी और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन आप लोग लिखते ही हैं। इसके अंदर आप ये समझिए कि अगर मान लीजिए मैं किसी वेरिएबल को, जैसे मान लीजिए मैंने इंटीजर ए लिया है, उसकी वैल्यू 5 लिया है, ए को मैं डिवाइडेड कर दूं 0 से। अब आप ये समझिए कि जैसे ही 0 से कोई चीज डिवाइड होगी, या मैं ए डिवाइडेड बी कर दूं और उसको सी में डाल दूं और बी की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूंगा तो क्या होगा, इनफाइनाइट एरर आ जाएगी। लेकिन उसके कारण जो आगे का जो प्रोग्राम है वो आपका रन नहीं हो पाएगा। तो उससे बचने के लिए आप जो आपको लगता है कि यार ये रन टाइम एरर बन सकती है, उस चीज को आप डाल देते हैं ट्राई ब्लॉक में। कर्ली ब्रेसेस शुरू होगा, कर्ली ब्रेसेस क्लोज होगा, और इसके अंदर आप अगर देखेंगे तो इसके अंदर आपका ये जैसे ही शुरू होगा ट्राई ब्लॉक, तो उसके लास्ट में कैच आएगा जहां पर आप लिखेंगे एक्सेप्शन। मतलब अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एरर आती है तो उस एरर को कैच ब्लॉक में कैच किया जाएगा। ये एक बेसिक सी बात आपकी। अब चलिए ट्राई ब्लॉक के बारे में और एक्सेप्शन हैंडलिंग में आप क्या बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि एक्सेप्शन कितने प्रकार की होती है। अर्थमेटिक एक्सेप्शन, जैसे कि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है डिवाइडेड बाय 0 की जो एरर होगी वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर होती है, जिसका मतलब होता है कि एरे का साइज हमारा कम पड़ गया है। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन एरर होती है। तो ये बेसिक सी एरर है जो आप लोग बता सकते हैं कि एक्सेप्शन के टाइप्स होते हैं। इसके अलावा आप लोग ये भी बता सकते हैं कि जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं तो हम यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन भी बना सकते हैं। मतलब जो एक्सेप्शन इसमें दे रखी है उसके अलावा भी अगर आपको कोई लगता है कि यार ये एक्सेप्शन भी इसमें शामिल होनी चाहिए तो आप यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें बताएंगे कि आप ट्राई ब्लॉक एक लेते हैं, कई कैच ब्लॉक, कैच ब्लॉक, कैच ब्लॉक, बहुत सारे कैच ब्लॉक आप लगा सकते हैं कि अगर ट्राई ब्लॉक में कोई भी दिक्कत आएगी तो जिस प्रकार का कैच ब्लॉक होगा वो कैच ब्लॉक कैच हो जाएगा, एरर को पकड़ लेगा। लेकिन अगर कोई कैच ब्लॉक नहीं कैच कर पाए तब क्या होता है, तब होता है लास्ट में फाइनली आपको बताएगा कि हाँ ये एरर यहाँ कैच हो गई है। एक तरह से आपने स्विच केस अगर पढ़ा हो तो बहुत सारे केसेस होते हैं, लास्ट में जो होता है वो हमारा होता है डिफॉल्ट। तो इतना अगर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग में आपको बेसिक पता है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है पैकेज। पैकेज क्या होता है, पहले आप बेसिक सी बात ये समझिए। पैकेज का मतलब होता है एक फोल्डर, एक डायरेक्टरी। आपने डायरेक्टरी नाम सुना होगा अगर आप डॉस पे वर्क कर रहे हैं, लाइनक्स पे काम अगर आप कर रहे हैं। डायरेक्टरी ग्रुप ऑफ फाइल्स का जो समूह है वो आपकी क्या कहलाती है, एक डायरेक्टरी कहलाती है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं पैकेज क्या है। पैकेज एक फोल्डर कहलाता है। फोल्डर में क्या होता है, फोल्डर में हम लोग फाइलें रखते हैं। और इसी तरह से अगर आपको जरूरत पड़ती है कि क्यों मैं अपना एक पैकेज बनाया जाए तो उस पैकेज को भी आप बना सकते हैं। बनाने का तरीका, पैकेज बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी पैकेज कीवर्ड की। पैकेज कीवर्ड मतलब पैकेज आपको लिखना है, मैं बना के आपको बता ही देता हूँ। देखिए सबसे पहले आप लिखते हैं पैकेज, पैकेज का नाम और सेमीकोलन।
जैसे ही आपने पैकेज का नाम लिखा, ये आपका पैकेज क्रिएट हो चुका है। अब आप क्लास करेंगे, क्लास के बाद में आप जो भी फंक्शन उसके अंदर बनाना चाहते हैं वो आप उसके अंदर फंक्शन बना लेंगे। जो भी आपने पैकेज का नाम लिखा है इसको आप किसी फोल्डर के अंदर स्टोर करते हैं। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तब आपको केवल इनपुट और XYZ डॉट स्टार करना है। डॉट स्टार का मतलब वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर वो उसको कॉल कर लेगा। तो ये तो हुआ बेसिक, मैंने आपको एक प्रोग्रामिंग बताई है जिसमें आप बता रहे हैं कि एक पैकेज होता है, पैकेज में हम लोग क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर हम लोग फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन के अंदर कोडिंग लिखते हैं, इम्पोर्ट के द्वारा उसको कॉल करते हैं। लेकिन पैकेज के बारे में अगर आप बताएंगे तो आप यही कहेंगे कि पैकेज क्या होता है। पैकेज ग्रुप ऑफ फाइल्स होती है। पैकेज में पैकेज कीवर्ड का यूज किया जाता है। पैकेज में नेम स्पेस जो कन्वर्सेशन है उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। पैकेज का नाम स्मॉल लेटर से शुरू होता है, क्लास का नाम कैपिटल से शुरू होता है। ये बेसिक सी बातें आपको बता रही है। हम पैकेज के अंदर एक दूसरा पैकेज भी बना सकते हैं, बहुत सारे पैकेज भी बना सकते हैं। ये बेसिक बातें आप बताएंगे और पैकेज बनाने का ये जो मैंने एग्जांपल बताया वो आप बता सकते हैं। इससे आपको पैकेज समझने में दिक्कत नहीं होगी। पैकेज का फायदा क्या होता है? पैकेज का फायदा यही होता है कि अगर आपने पैकेज बना रखा है तो आपको जितनी बार जरूरत पड़े आप उस पैकेज को कॉल कर सकते हैं। रिपीटेशन को बचाता है, रीयूजेबिलिटी जो है वो इसमें आपकी बढ़ रही है। इसी तरह से आपको लगता है कि वही सेम बात जैसे मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर दो टाइप बताए थे, इसमें भी आप दो टाइप बताएंगे। पहला टाइप आप बताएंगे यूजर डिफाइंड पैकेज होता है जो मैंने अभी आपको बताया था। एक इनबिल्ट पैकेज होते हैं जैसे इनपुट आउटपुट पैकेज हो गया जो इनपुट आउटपुट से संबंधित आपको काम करवाता है। इसी तरह से यूटिलिटी पैकेज हो गया जिसमें आप स्कैनर से आप इनपुट करने का काम करते हैं। इसी तरह से आप एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर भी आप पैकेज का यूज करते हैं। और बहुत सारे तरह के जितने भी पैकेज हम लोग यूज कर रहे हैं जैसे JDBC के अंदर कनेक्टिविटी करते वक्त हम लोग पैकेज का यूज करते हैं। ये सारे पैकेज के नाम हैं जो आप बताएंगे यूजर इनबिल्ट पैकेज है। अब आता है इंटरफेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरफेस। इंटरफेस को समझने से पहले मैं बेसिक सी बात आपको ये बताऊंगा कि आप ये समझिए कि इंटरफेस होता क्या है। जस्ट ये समझिए कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है जब हम एक क्लास के डेटा को, एक क्लास के फंक्शन को, एक क्लास के वेरिएबल को हम नेक्स्ट क्लास में एक्सेस करते हैं। एक क्लास के फंक्शन वेरिएबल को हम जब नेक्स्ट क्लास में एक्सेस करते हैं तो वो इनहेरिटेंस कहलाती है। दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि सर हम ये देखते हैं कि एक सिंगल इनहेरिटेंस होती है जावा के अंदर, आप ये बताएंगे। इसके अलावा हिरार्किकल इनहेरिटेंस होती है जावा के अंदर, लेकिन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी होती है। जैसे आप इसको अगर सी से जोड़ देंगे और आगे कनेक्ट कर देंगे मल्टी लेवल। लेकिन आप ये दिमाग में डाल लीजिए कि कभी भी जावा के अंदर आपके जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होती है। तो यानी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस नहीं है। जैसे कि मैं बताता हूँ इस तरह से हाइब्रिड इनहेरिटेंस अगर इसमें नहीं है, दो का कॉम्बिनेशन इसमें नहीं है, तब आप यूज करते हैं इंटरफेस का। अब ये तो बेसिक सी बात कि इंटरफेस का यूज क्यों हुआ। अब आप ये बताएंगे कि इंटरफेस होता क्या है। तो आप ये बात समझिए कि इंटरफेस के अंदर आप कभी भी, मैं कुछ बेसिक सी बात बताता हूँ कि अगर आपने सोचा है कि मुझे इंटरफेस बनाना है तो कुछ बेसिक सी बात आप ये समझिए कि मुझे इंटरफेस कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, क्लास कीवर्ड यूज नहीं होगा। सेकंड चीज, ये काम करता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह। आप पूछेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब अगर आपने एक क्लास में कोई वेरिएबल मेथड बना सके और आप ये चाहते हैं उसे अगली क्लास में यूज करना ही पड़े, तब आप यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। इसमें आप यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इंटरफेस आपने नाम लिखा, इसके अंदर आप लोग या तो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं पब्लिक स्टैटिक के द्वारा, और या आप लोग जो भी मेथड लिखते हैं उसके अंदर कोडिंग नहीं डालते। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा वॉइड फन, एज ए प्रोटोटाइप काम करता है, कोडिंग नहीं होती है, डिक्लेरेशन किया गया है फंक्शन को। बट जैसे ही आप इस इंटरफेस को आप क्लास बी और जब इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आप ये बताएंगे कि हम लोग कीवर्ड यूज करेंगे इम्प्लीमेंट्स का, और जैसे ही आप इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड के द्वारा उस क्लास इंटरफेस को उस क्लास के साथ आप जोड़ते हैं तो आपका रूल ये बन जाता है कि सर उस फंक्शन को तो यूज करना ही पड़ेगा। मतलब उसको यूज करना पड़ता है, उसके आगे कीवर्ड लगाना पड़ता है पब्लिक। तो आपने देखा है कि इंप्लीमेंट्स कीवर्ड लगाना पड़ेगा, आप कोडिंग आप कुछ भी उसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये हुआ इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस के बारे में आप ये भी समझ लीजिए कि इंटरफेस जो है
वो आप इनबिल्ट भी इंटरफेस होते हैं, जैसे कि आप माउस मोशन लिसनर जब आप यूज़ करेंगे या कीबोर्ड्स लिसनर आप यूज़ करेंगे तो उसके अंदर इनबिल्ट लिसनर होते हैं जो आपको अप्लाई करने में, आपको एपलेट AWT अप्लाई करने में आपको मदद करते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं यूजर डिफाइंड इंटरफेस की, तो ये आपका यूजर डिफाइंड इंटरफेस है जिसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं। कॉल करने का तरीका वही रहेगा कि आप उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जैसे आपने बनाया, और उस ऑब्जेक्ट के साथ उस फंक्शन को आप क्या करेंगे, कॉल करेंगे। अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो आप उसका रेफरेंस बना के भी, जैसे AOB आपने डिक्लेयर किया, उसके अंदर अगर आप इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस डालेंगे, जैसे आपने OB1 इधर बनाया और OB के अंदर आप OB1 का एड्रेस डालेंगे, तब भी आप उसको कॉल कर सकते हैं। इसको बोलते हैं डायनेमिक मेथड डिस्पैच, रेफरेंस का यूज करते हैं। तो ये बेसिक सी बात मैंने आपको बताई है इंटरफेस के बारे में। आप इंटरफेस एक तरह से फंक्शन प्रोटोटाइप ही होता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है JVM, जावा वर्चुअल मशीन। JVM होता क्या है, आप ये समझिए कि हमारा जावा का जो भी प्रोग्राम है वो प्रोग्राम सीधे रन नहीं होता है, उसको एक एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है। मतलब आप ये समझिए कि आपने जो प्रोग्राम बनाया है वो .java एक्सटेंशन का है, लेकिन जब आप उस पर कंपाइलर जावा C का यूज करते हैं तो वो एक बीच की क्लास बनाता है जिसको हम बोलते हैं डॉट क्लास फाइल, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइट कोड, और ये बाइट कोड ही स्टोर होते हैं JVM के अंदर, जावा वर्चुअल मशीन के अंदर। तो बाइट कोड क्या है, बाइट कोड ना तो हाई लेवल लैंग्वेज है ना मशीनी लैंग्वेज है। बाइट कोड से फायदा ही रहता है उसमें सिक्योरिटी अच्छी हो जाती है, उसको कोई एक्सेस नहीं कर पाता है, उसको हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं, मशीन इंडिपेंडेंट हो जाता है, वायरस नहीं आ पाते हैं। ये सब चीजें आप JV के अंदर बताएंगे, और जैसे ही आप इंटरप्रेटर यूज करते हैं, इंटरप्रेटर का नाम बताएंगे, उसका नाम होता है जावा। जावा इंटरप्रेटर के द्वारा ये मशीनी कोड के अंदर, मशीनी लैंग्वेज के अंदर बदल जाता है, जो कि हमारे प्रोग्राम को रन करने में मदद करता है। तो ये तो था जावा वर्चुअल मशीन। उसके बाद में है जार फाइल। आप ये समझिए कि जावा आर्चिव फाइल क्या होती है। जावा आर्चिव फाइल का मतलब यही होता है कि जावा के अंदर .java एक्सटेंशन आपने सुना, .class एक्सटेंशन सुना, इसी तरह से आप बताएंगे एक .jar एक्सटेंशन भी होता है जो कि एक तरह से एंड्रॉइड के अंदर यूज आने वाला एक्सटेंशन है, एक तरह से एग्जीक्यूटेबल फाइल है, .exe फाइल है जो ऑटोमेटिकली रन होती है, क्लिक करते ही रन होना शुरू हो जाती है, उसको हम एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं। जो जार फाइल होती है वो एक तरह से क्लिक करते ही वर्क करती है, एक तरह से आपके ऐप को खोलने के लिए, आपके आइकन को खोलने के लिए, एप्लीकेशन को रन करने के लिए यूज में आती है। तो ये आप जार फाइल के बारे में आप बताएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज है वो है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या होता है समझिए। मैंने लिखा क्लास A एक्सटेंड्स, मैंने लिखा यहाँ पर थ्रेड। पहले मैं आपको कोडिंग बता रहा हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। मैंने यहाँ लिखा वॉइड रन, और इसके अंदर मैंने कोई लूप चला दिया। इसी तरह से ये सेम चीज मैं क्लास B एक्सटेंड्स थ्रेड आप करते हैं, और उसके अंदर भी वॉइड रन करके मैं उसको कॉल करवा देता हूँ। अब देखिए होता क्या है, थ्रेड होता कैसे, कॉलिंग कैसे होती है, और फिर मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपका मेन क्लास ली, आपने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। अब आपको केवल इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसे कि आपने बना लिया, और इसी तरह से B क्लास का भी आप OB2 बराबर न्यू भी लिखेंगे, ऑब्जेक्ट बन गया। OB1 डॉट आप स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट फंक्शन कॉल हो जाए, OB2 डॉट स्टार्ट करेंगे, फंक्शन कॉल हो जाए। अब होता क्या है, ये तो कॉलिंग के बारे में मैंने बताया। थ्रेड होता क्या है, थ्रेड प्रोसेस का एक भाग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रेड। थ्रेड क्या होता है कि जब मैं कहता हूं कि यार मेरा एक प्रोसेस चल रहा है, तो प्रोसेस इज ए ग्रुप ऑफ थ्रेड। बहुत सारे थ्रेड एक साथ में चल रहे हैं, इधर भी थ्रेड चल रहा है, इधर भी थ्रेड चल रहा है, बहुत सारे थ्रेड एक साथ में चल रहे हैं। मल्टी थ्रेडिंग यूज क्या रहता है, मल्टी थ्रेडिंग का यूज ये रहता है, एनिमेशन मुझे दिखाना है, मुझे कोई बैलून है, बैलून वाला गेम मुझे बताना है, अलग अलग कलर के, एनिमेटेड हो, रैंडमाइजेशन हो जिसके अंदर, वो मैं अगर यूज करना चाहता हूं तो बेस्ट एग्जांपल है मल्टी थ्रेडिंग का, आप लोग यूज कीजिए। इसी तरह से एपलेट है, AWT है, वहां पर भी आप लोग एनिमेशन है, या आप लोग वर्क जो है वो रन टाइम में अगर आप करना चाहते हैं तो आप जावा का इस पावरफुल फीचर का यूज करेंगे जिसका नाम है मल्टी थ्रेडिंग। तो मल्टी थ्रेडिंग में एक होता है लाइट वेटेड थ्रेड, आप किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि अगर सारे के सारे थ्रेड जो कि एक प्रोसेस का भाग है वो एक ही मेमोरी का यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं लाइट वेटेड थ्रेड। मल्टी थ्रेडिंग
के अंदर लाइफ साइकिल क्या होता है। जैसे कि मैंने अगले वीडियो में आपको एंड्रॉयड का लाइफ साइकिल बताया था, वैसे आप इसे बताएं कि मल्टी थ्रेडिंग की लाइफ साइकिल में सबसे पहले हमारा स्टार्ट फंक्शन कॉल होता है, वो हमारे उस प्रोसेस को कॉल करवाता है। मतलब सब लोग रेडी है, रन होना चाहते हैं, उसके बाद रन फंक्शन कॉल होता है, थ्रेड रन होना शुरू हो जाता है, आपको आउटपुट देने के लिए तैयार हो जाता है। अगर आप उसको रनेबल करना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए आप उसको रोक के भी रख सकते हैं कि भी आप क्यू में रखिए, जैसे आपकी जरूरत पड़ेगी हम लोग उसको कॉल कर लेंगे। अब देखिए, सस्पेंड करने के लिए, उसको रोकने के लिए हम लोग वेट मेथड का भी यूज कर सकते हैं, वापस कॉल करने के लिए नोटिफाई मेथड का यूज कर सकते हैं। हम उसको सस्पेंड मेथड से रोक सकते हैं, वापस नोटिफाई से रिज्यूम मेथड से कॉल करवा सकते हैं। इसी तरह से आप टाइमर का भी यूज करके उसको रोक सकते हैं, उसके लिए आप स्लिप मेथड यूज करेंगे। तो रनिंग से रनेबल बनाने के लिए एक अलग सा मेथड और बता दो, उसका नाम है यील्ड, YIELD, यील्ड मेथड। तो ये मल्टी थ्रेडिंग में आप बताइए कैसे काम कर रहा है। मैंने आपको बताया क्लास A बनाया तो वॉइड रन बनाया, क्लास B का तो वॉइड रन मेथड बनाया, हमारी मेन क्लास को यूज किया, दोनों के अलग ऑब्जेक्ट बनाए, स्टार्ट फंक्शन को कॉल किया, स्टार्ट फंक्शन रन फंक्शन को कॉल करेगा। तो ये क्या है, दैट इज मल्टी थ्रेडिंग। अब ये फिक्स नहीं है, टाइम शेयरिंग का यूज करेंगे, सब प्रोसेस पर डिपेंड करेगा, प्रोसेस किसको पहले रन करता है, कोई डिसाइडेड नहीं आउटपुट क्या आएगा। तो उसमें वही है कि ये रन मेथड कॉल होगा, कभी ये रन मेथड कॉल होगा। इसमें भी अगर आपने लूप चला रखा है, इसमें कभी कितनी देर ये चलेगा, कितनी देर चलेगा, ये कोई डिसाइडेड नहीं होता है। इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। तो मल्टी थ्रेडिंग के बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसका नाम है डेटाबेस की बेसिक सा टॉपिक है जो कि हमारे काम में आएगा एंड्रॉयड के अंदर। मतलब हमारा जो भी हमारी इंस्टॉलेशन है उस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एंड्रॉयड का मतलब क्या होता है, एंड्रॉयड का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी ऐप बनाते हैं और हम चाहते हैं कि हम उसको कहीं स्टोर करें, तो हम लोग DDL, DML, DCL 3 प्रकार की कमांड का यूज करते हैं। सबसे पहला होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि अगर हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, अल्टर करते हैं, कमांड आपको बता रही है कि सर क्रिएट लिखेंगे, क्रिएट के बाद में टेबल का नाम लिखेंगे और हमारे डेटाबेस, उसमें आप फील्ड के नाम बताएंगे, डेटाबेस क्रिएट हो गया। ये हमारी DDL कमांड है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड है। भाई मुझे तो टेबल को बदलाव करना है तो सर आप अल्टर यूज करेंगे, डिलीट करना है कोई कॉलम तो ड्रॉप कॉलम का यूज करेंगे, ऐड करना है तो ऐड कॉलम का यूज करेंगे, अपडेट करना है तो आप अपडेट का यूज करेंगे। ये सब चीजें DML कमांड है। अगर आपको लगता है आपने जो टेबल बनाई है उसको डिलीट किया जाए तो सर हम लोग ड्रॉप टेबल का नाम लिखेंगे, टेबल डिलीट हो जाएगी। टेबल को देखना है, डिस्क्राइब कमांड का यूज करेंगे। ये सब चीजें आती है आपकी DDL के अंदर। और अगर आप बात करते हैं DML का, तो आप ये बताएंगे कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है, उसमें हम लोग रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, रिकॉर्ड को देख सकते हैं। अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप लोग फंक्शन यूज करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। जैसे ही आप टेबल का नाम लिखेंगे वो टेबल डिस्प्ले होनी शुरू हो जाएगी। पर्टिकुलर कोई फील्ड देखना चाहते हैं तो आप फील्ड का नाम लिखेंगे और अगर आप फ्रॉम करके कोई कंडीशन लगाएंगे तो पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आपको दिखाएगा। अब करना कुछ भी नहीं है, सेलेक्ट के बदले अगर आप डिलीट लिख देंगे, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम और फोर करके कंडीशन लगाएंगे फ्रॉम करके, तो वो उस टेबल के जो भी आपकी टेबल है उसके पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। अगर आप उसको अपडेट करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे अपडेट टेबल का नाम और उसके बाद में सेट करके जो भी आप कंडीशन बताएंगे, अपडेट टेबल का नाम सेट करके जो भी कंडीशन बताएंगे वो टेबल अपडेट हो जाएगी। तो ये कौन सी कमांड है, ये आपकी DML कमांड है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड है। इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, अपडेट हो गया, डिस्प्ले हो गया, ये सब बेसिक सी बातें आप उसको बताएंगे। इसी तरह से एंड्रॉयड सेटिंग की अगर मैं बात करता हूँ, एंड्रॉयड सेटिंग, एनवायरनमेंट डिजाइन, तो बेटर ये रहेगा कि जो यूनिट सेकंड का जो मैंने आपको बेसिक बताया है कि रिसोर्स होता है R.Java, उसमें रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, कैसे हम लोग XML फाइल बनाते हैं, कैसे उसमें हम लोग परमिशन देते हैं, एंड्रॉयड को कैसे खोला जाता है, उसमें लास्ट में मैंने एंड्रॉयड का लाइफ साइकिल आपको बताया है। वो चीज़ें बेसिक बातें हैं जो डिज़ाइन में, लेआउट बनाने में एंड्रॉयड के काम में आती है। बहुत सारे तरह के एडिटर्स होते हैं जो हम लोग एंड्रॉयड के अंदर यूज करते हैं। हम लोग बता सकते हैं, हम लोग एंड्रॉयड के अंदर जो इक्लिप्स जैसे आपके इसमें दिया हुआ है, इसी तरह से नेटबीन्स का आप लोग यूज़ कर सकते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट में यूज करने में मदद करेगी। कुछ नहीं होता है कि जो भी फाइल मेन्यू होता है उसमें फाइल से संबंधित जो न्यू है ओपन करना होता है, क्लोज करना होता है, सेव करना होता है, बेसिक बातें इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, व्यू के अंदर आप डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं।
कोई भी आप एडिटर यूज करोगे उसमें बेसिक सी बातें यही होती है जो आपको बतानी पड़ती है। बेसिक सा आप डायग्राम उनका होता है, फाइल मेनू हो गया, व्यू मेनू हो गया, इसी तरह से लास्ट में जो होता है उसके एनवायरनमेंट सेटिंग्स होती है जिसमें आप बताते हैं कि हमें कौन सा कंपाइलर यूज़ करना है, कहाँ उसको स्टोर करना है, ये सब बात आपसे बताते हैं। तो यूनिट सेकंड का जो वीडियो है वो लगभग आपको सारी बेसिक सी बातें आपको बता देगा। तो आप वीडियो कंटिन्यूअस देखते रहिए। मैं अभी नेक्स्ट थर्ड वीडियो भी आपके लिए धन्यवाद।